Assalamu alaikum. How are you, boys? I hope you all will be fine and your study will be going well. So today our topic is about Coulomb law, and welcome to my channel Tech Mentor. Okay, in today topic we will study Coulomb law. So why do we study Coulomb law? हम क्यों Coulomb law को पढ़ते हैं? क्योंकि Coulomb law हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास जो है चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो हमको पता था। ठीक है, तो कूलम लॉ ने सोचा कि क्यों ना कि हम इसके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करें, हम ये क्वांटिटी मालूम करें कि हमारे साथ दो चार्जेस के दरमियान कितना जो है क्वांटिटी होगा, फोर्स का कितना क्वांटिटी होगा। इस क्वांटिटी के लिए कूलम लॉ पेश की कि हमारे पास ये मालूम हो जाए कि दो चार्जेस के दरमियान कितना फोर्स होता है, हाउ मच फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ओके, सो ही डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वाज फर्स्ट मेड बाय कूलम। यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है ये पहले जो था ये किसने किया था? ये कूलम ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं डिफिनीशन पढ़ते हैं। अच्छा, उसने जो है टॉर्शन बैलेंस यूज़ किया था, इक्विपमेंट जो है उसने टॉर्शन बैलेंस यूज़ किया था। अब जो है हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि हमारे साथ क्या डिफिनीशन है, कूलम लॉ ने क्या जो है हमको बताया था। तो कूलम लॉ ने जो है हमें बताया था डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges। ठीक है, उन्होंने ये जो है डिफाइन किया था to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी हमारे साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके उन ही चार्जेस के दरमियान प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। यानी अगर हमारे साथ, अच्छा मैं मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिखता हूँ, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अच्छा, फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस से क्या मतलब है? ठीक है, यानी जब हम Q1 और Q2 का प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ हमारे साथ क्या होगा? फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2 जो है चार्जेस का वो डिक्रीज करेंगे तो हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने स्क्वायर जो है आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। मैं आप लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यानी जब हमारे साथ दो चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। जब हमारे साथ जो है वो फोर्स डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? फिर हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है एग्जांपल। अब जो है अगर हम इस आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स आर को कम करेंगे तो जो है फोर्स ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ स्फीयर शेप में होता है और इसका सरफेस एरिया अगर हम स्फीयर को मालूम करना चाहे तो वो 4πr² से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 4πr² जो है ये सरफेस एरिया है स्फीयर का। ठीक है,
तो ये हमने आर स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, एफ इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ने हमने इसलिए लिए है क्योंकि हमारे साथ एरिया होता है, स्फीयर जो है एरिया को कवर करता है, ठीक है। ये जो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी हमारे साथ जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इनके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर को कवर करता है, ठीक है। एक सर्कल होता है, एक स्फीयर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्फीयर को कवर करता है, और इसलिए हम आर स्क्वायर लेते हैं, सिर्फ आर नहीं लेते, ठीक है। ये बात तो ठीक है, मैंने आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सरफेस जो हमारे साथ सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, मगर हम जो है फोर्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं आर स्क्वायर को। अब ये अगर हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फीयर में होता है, तो ये आर स्क्वायर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स को क्यों लिया? हमें तो चाहिए कि आर स्क्वायर के साथ हम जो है 4 पाई भी ले ले, मगर 4 पाई हमने नहीं लिया। कूलम लॉ ने जो है 4 पाई को डिनोट नहीं किया, सिर्फ आर स्क्वायर को डिनोट किया। क्यों, क्या वजह है? 4 पाई जो है उसने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में शो किया, ठीक है, और आर स्क्वायर को यहाँ शो किया। तो प्रोपोर्शनलिटी में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सो आई होप यू गॉट मी। तो मैं आप लोगों को जो है अब बताता हूँ कि जो है अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर ले, ठीक है, तो इससे जो है कंबाइन इक्वेशन जो आएगा वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जो है हम जाते हैं वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरफ। जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये कूलम ने जो है उन्होंने बताया था कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय हम K यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। अब जो है सिस्टम ऑफ यूनिट में, यानी हमारे साथ सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से है? CGS है, FPS है, इसी तरह MKS है। SI में कूलम का जो K का वैल्यू बताया है वो है 1/4 पाई इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये 4 पाई यहाँ पर है, आर स्क्वायर वहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर यूज़ करते हैं, तो ये है हमारे साथ 4 पाई, ठीक है। उन्होंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में बताया था। अच्छा, अगर हम के वैल्यू पुट करें तो ये हमारे साथ इक्वेशन आएगा इस तरह, हमारे साथ इक्वेशन आएगा। तो ये हमारे साथ है 4 पाई, ये है आर स्क्वायर। तो यही इक्वेशन जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्फीयर के लिए यूज़ करते हैं, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ जो है फार्मूला। तो ये फार्मूला तो जो इक्वेशन है जो कूलम लॉ ने हमको बताया था। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, के का दूसरा जो है के डिपेंड करते हैं मीडियम पर। अच्छा, मीडियम पैराफिन पेपर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं हम। इस इक्वेशन का जो कूलम का इक्वेशन है इसका हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये आर जो है, आर के ऊपर जो कैप है ये हमको डायरेक्शन शो करता है। इसको हम पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू शो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी यूज यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी वो लाइन जो दो चार्जेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस कहते हैं। वहाँ पर हमारे साथ हम डायरेक्शन डिनोट करते हैं, ठीक है, फोर्स का। अच्छा, हमारे साथ यूनिट वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का। अच्छा, तो हमारे साथ जो ये ए वेक्टर है ये इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए हेड, ठीक है। हम जो ए के ऊपर जो है इसको हम कहते हैं ए हेड, जो डायरेक्शन शो करते हैं, और मॉडुलस में जो है ए, ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड शो करता है ए वेक्टर का। अगर हम इसके बजाय फोर्स ले लें, क्योंकि हमारे काम तो फोर्स के साथ है, अगर हम फोर्स को इस तरह डिनोट कर दें, ठीक है, तो अच्छा, हमने एफ का जो डायरेक्शन है
एफ हेड जो है ये डायरेक्शन शो करते हैं फोर्स का। अगर हम इसके बजाय पोजीशन वेक्टर ले लें, ठीक है, जो ना सॉरी यूनिट वेक्टर अगर हम ले लें तो यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्शन शो करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। हम आर एफ हेड के बजाय आर हेड भी ले सकते हैं, ठीक है, आर हेड, इसको आर हेड कहते हैं। अगर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट करें तो हमारे साथ यही पोजीशन वेक्टर का जो इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है फर्स्ट ईयर का जो है वो देख सकते हैं, वेक्टर्स में देख सकते हैं, तो आप खुद ब खुद इस प्रोसेस को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाए, जो हमारे साथ इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू K into Q1 product of Q1 and Q2 divided by R square into position vector, ओके। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम आगे, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फॉर लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके लिए जो प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये रिपल्जन शो करेगा। अगर हमारे साथ Q1 Q2 जो है ये सेम चार्जेस होगा तो लाइक चार्जेस होगा तो उनमें जो है रिपल्जन होगा। अगर हमारे साथ अनलाइक चार्जेस हो, फॉर अनलाइक चार्जेस द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 विल बी ऑलवेज नेगेटिव एंड इट शो अट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 जो है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उसमें अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव से हम जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डाला है इसलिए कि अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारे साथ जो है रिपल्जन शो करेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन शो करेगा। अच्छा, ये मैंने अब जो है ये डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रा कर चुका हूँ। इस डायग्राम का मतलब ये है कि हमारे साथ ये इसमें जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यहाँ पर हमारे साथ ये यूनिट वेक्टर है R12, ठीक है। ये हमारे साथ यूनिट वेक्टर है जो पॉइंटिंग करता है विच पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q1 टुवर्ड द चार्ज Q2, और जो फोर्स F21 फोर्स को जो है शो करता है ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू R12, ठीक है। यह हमारे लिए इक्वेशन है इसके लिए। अब जो है ये दूसरा हमारे साथ है, दूसरा जो डायग्राम है ये शो करता है, इसमें जो है हमारे साथ यूनिट वेक्टर जो है वो R21 है, जो पॉइंट होता है डिनोट होता है फ्रॉम द चार्ज Q2 टुवर्ड द चार्ज Q1, ठीक है, जो हमारे साथ फोर्स को शो करता है ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, ठीक है। और इसके लिए हमारे साथ ये इक्वेशन है जो मैंने अभी लिख लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है ये R21 और R12 ये अपोजिट है डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट है इन डायरेक्शन। अच्छा, हमारे साथ यूनिट वेक्टर R12 जो है इज इक्वल टू माइनस R21 का मतलब ये है कि पहले दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, यानी R12 अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ R21। अगर हम R12 का जो है वैल्यू पुट करें, आप लोग ऊपर देख सकते हैं R12 जो है F21 के बराबर है, तो F21 का वैल्यू मैंने लिख लिया और माइनस R12 जो है अपना जगह पर माइनस R21 अपने जगह पर आ गया। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 इस कॉलम इक्वेशन को राइट साइड पर ले आए तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, और दोनों हमारे साथ नेगेटिव में है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 और जो माइनस R21 है। अगर हम इससे माइनस कामन ले ले और Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 इंटू R21 हेड जो है ये हमारे साथ F12 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसके बजाय F12 पुट कर देंगे और माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये हमारे साथ हो गया इक्वेशन F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। यानी फोर्स जो है
21 फोर्स 21 अपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ F12। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कूलम लॉ इज वैलिड, यानी हमारे साथ न्यूटन थर्ड लॉ से भी ये मालूम हो गया कि कूलम लॉ जो है ये वैलिड है, सही है, क्योंकि फोर्स जो है इनका जो है मैग्नीट्यूड सेम है, यानी Q2 पर जो फोर्स लगता है ड्यू टू Q1 और Q1 पर जो फोर्स लगता है ड्यू टू Q2, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ओनली जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे साथ न्यूटन लॉ के मुताबिक भी सही जो है सही है कूलम लॉ। अब हमारे साथ ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर है? 1/4 पाई परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? ये हमारे साथ है कॉन्स्टेंट। परमिटिविटी निकला है परमिशन से, जो परमिट करता है। ठीक है, क्या चीज परमिट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है। ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा कि यानी किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है इसका, जो बराबर है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन ⁻1 मीटर ⁻2। ठीक है, अब जो है के जो है इसका भी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे साथ, जो इक्वल है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे साथ। तो ये आप लोगों के साथ हो गया जो आप लोगों का कूलम्स लॉ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये ऊपर डायग्राम में बताता चलूँ कि हमारे साथ जो F21 फोर्स जो है ये Q1 जो है ये Q2 को रिपेल करेगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ F21, और जो Q1 है ये रिपेल होगा ड्यू टू Q2 इन द डायरेक्शन ऑफ F12। ओके, तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको पसंद आई हुई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वेलकम, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।